कहानी मेघ एक शराब एपिसोड 24। आपके पास क्या सबूत हैं कि ये सब हमने किया है? अर्जुन ने कहा। बस सबूत ही तो नहीं है मेरे पास, वरना इतना सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। तुम लोग औलाद के अंदर होते। देखो अजय, तुम मेरी बचपन की दुश्मनी को बीच में मत लाओ। रुद्र ने कहा। तुम पागल हो क्या? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। वो तो देख ही रहा है तुम किस तरह अपना काम कर रहे हो। असली दुश्मन को तो तुम पकड़ नहीं सकते, इसलिए बेवजह तुम मेरे और मेरे दोस्तों पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। कौन बेकसूर है और कौन असली मुजलिम, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा रुद्र। हाँ ठीक है, तब तक तुम मेरे और मेरे दोस्तों को परेशान मत करो। मैं अपने दोस्तों को लेकर घर जा रहा हूँ। यदि पता चले तो बता देना। रुद्र इतना कहकर वहां से जाने लगता है अपने दोस्तों के साथ। रुद्र को जाता देखकर अजय माखनलाल से कहता है, रुद्र और इसके दोस्तों के सारे कॉल ट्रैक करो और पता करो कि एक महीने में इन लोगों ने किन किन को कॉल किया है। जी साहब, अभी पता करता हूँ। लेकिन साहब, मेरे मन में एक सवाल था। आप पूछो। क्या सवाल था? साहब, मुस्लिम कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। पर वो लाश की नाभि गायब करके क्या करना चाहता है? पता नहीं माखनलाल, मैं तो अपनी जिंदगी में पहला ऐसा केस देख रहा हूँ। बड़ी बेरहमी से मारा गया है इसे। हाँ साहब, पता करो। आसपास झाड़ियाँ और जंगल में देखो, कुछ तो सुराग छोड़ा होगा उसने। कोई भी गुनाहगार गुनाह करने के बाद कुछ ना कुछ तो गलती करता ही है। जी साहब, मैं अभी अपनी पूरी टीम के साथ इस काम में लग जाता हूँ। रुद्र और रुद्र के पूरे दोस्त अब हवेली में पहुंच जाते। हवेली के अंदर सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। बेटा, क्यों बुलाया था अजय ने तुम्हें? रुद्र की माँ ने पूछा। हाँ रुद्र, बताओ ना, जब से तुम यहाँ आए हो तब से शांत शांत हो, कुछ बड़ा हुआ क्या? संतोष ने पूछा। चाचा, वो उस भिखारी का खून हुआ है और उसे मारकर जंगल वाले तालाब में फेंक दिया है, रुद्र ने कहा। क्या? संतोष ने चौंक कर कहा। हाँ चाचा। पर उस भिखारी को मारकर किसका क्या फायदा होगा? संतोष ने कहा। पता नहीं चाचा, पर पता नहीं उसको किसी ने अजीब तरीके से मारा है। अजीब तरीके से? संतोष ने हैरानी से कहा। हाँ, मतलब कि उसको मारकर किसी ने उसकी नाभि गायब कर दी है, अर्जुन ने कहा। क्या कहा? उसको मारकर उसकी नाभि गायब कर दी है? रुद्र की माँ ने हैरानी से कहा। हाँ आंटी जी, किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है उसे। मेरी तो आंखों के सामने उस लाश की शक्ल घूम रही है अभी तक। उसके बारे में सोच सोच कर मेरे तो रूंगटे खड़े हो रहे हैं अभी तक। कितना डरावना चेहरा था उसका, अनन्या ने कहा। हे भगवान, क्या उस लाश की आंखें खुली थी और उनमें से खून निकल रहा था? आयशा ने कहा। हाँ आंटी जी, और उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में घुसा दी हो। हाँ आंटी जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। और क्या उसकी लाश पानी के अंदर डूबी हुई थी और सड़ने लगी थी और उसके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी थी? आयशा ने कहा। हाँ आंटी जी, पर आपको ये सब कैसे पता? आप तो हमारे साथ वहाँ पर नहीं गई थी, अनन्या ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि रुद्र की चाची को इतनी सब डिटेल कैसे पता चली। दीदी, इसको तो ठीक वैसे ही मारा गया है जैसे उन्हें मारा गया था, आयशा ने रुद्र की माँ से कहा। उन्हें किन्हें चाची? रुद्र ने आयशा से पूछा। रुद्र की चाची कोई जवाब नहीं देती और रुद्र की माँ रोने लगती है। आप रो क्यों रही है माँ? और चाची आप बताइए ना, ठीक उसी तरह कैसे मारा गया और किसे मारा गया? आयशा थोड़ी देर रुक कर कहती है, तुम्हारे पापा को रुद्र। क्या? मेरे पापा को? हाँ रुद्र, तुम्हारे पापा की मौत वैसे ही हुई थी जैसे तुम इस भिखारी की बता रहे हो। आज तक तुम्हारे पापा की मौत एक राज बनी हुई है और आज तक किसी को पता नहीं चला कि तुम्हारे पापा की मौत हुई कैसे थी। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब तुम शहर में पढ़ाई कर रहे थे और स्वाति मेरे पेट में थी। मैं, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा, हम सभी लोग एक शादी से वापस आ रहे थे। हम लोग जैसे ही मेह के दरवाजे के पास पहुंचे तो हमारी अचानक जिप्सी खराब हो गई थी। रात के 11:45 हो चुके थे। रुद्र की चाची रुद्र के दोस्तों को यह सब बताते बताते वो अतीत की यादों में खो जाती है और उसको याद आता है वो वक्त की उस दिन क्या क्या हुआ था। ये जिप्सी को क्या हो गया? तेज बहादुर ने कहा। पता नहीं भैया, अचानक चलते चलते बंद हो गई, ड्राइवर की सीट पर बैठे संतोष ने कहा। क्या हुआ जी? पिछली सीट पर बैठी रुद्र की मां ने तेज बहादुर से कहा। वो जिप्सी खराब हो गई है, तेज बहादुर ने जवाब दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि निकलने से पहले अच्छे से चेक कर लीजिए, रुद्र की मां ने कहा। अब मैं क्या करूं, खराब हो गई तो? मैंने तो निकलने से पहले सब कुछ चेक किया था, तेज बहादुर ने चिढ़ते हुए कहा। अब क्या होगा दीदी, गाड़ी को भी खराब होना तो इस मनुष्य दरवाजे के पास। तुम फिक्र मत करो आयशा, कुछ नहीं होगा, रुद्र की मां ने आयशा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा।
भाभी ठीक कह रही हैं, तुम घबराओ मत, मैं सिर्फ 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ, संतोष जिप्सी से नीचे उतरते हुए कहा। जल्दी चेक कर, मैं इस मनुष्य दरवाजे के पास ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, रुद्र के दादाजी ने कहा। जी पिताजी, बस अभी ठीक करते हैं, तेज बहादुर ने नीचे उतरते हुए कहा। संतोष और तेज बहादुर जिप्सी ठीक करने लगते हैं। रुद्र के दादा और रुद्र की माँ चाची जिप्सी के अंदर ही बैठे हुए थे। तभी आयशा को एक फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है। कैसी है मेरी गुड़िया? आयशा वो आवाज़ सुनकर घबरा जाती हैं और कहती हैं, दीदी आपने वो आवाज़ सुनी? नहीं आयशा, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। आयशा को फिर से वो आवाज़ सुनाई देती है। मेरी आने वाली गुड़िया कैसी है? दीदी सुनिए ना, वो आवाज़ फिर से आ रही है। आयशा ने रुद्र की माँ का हाथ हिलाते हुए कहा। नहीं आयशा, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, तुम्हारा वहम होगा। छोटी बहू बड़ी बहू ठीक कह रही हैं, यह तुम्हारा कोई वहम है, मैंने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी, रुद्र के दादा ने कहा। संतोष जिप्सी के नीचे घुसकर जिप्सी ठीक कर रहा था कि तभी उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है। कैसी है होने वाली गुड़िया? और संतोष तुम उस गुड़िया से खुश तो हो ना? संतोष वो आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है और जिप्सी के नीचे से ही कहता है, भैया क्या आपने वो आवाज़ सुनी? कैसी आवाज़ संतोष? तेज बहादुर ने कहा। ऐसी जैसे कोई औरत फुसफुसाते हुए कहती हो कि होने वाली गुड़िया कैसी है। नहीं संतोष, मैंने तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी, शायद मेरा ये वहम होगा। संतोष फिर से जिप्सी ठीक करने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद संतोष को वो आवाज़ सुनाई देती है। संतोष तू आयशा को मारा मत कर और उस पर चिल्लाया मत कर, अब तुझे लड़की होने वाली है, इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है ना। संतोष ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि उस औरत को कैसे पता कि उसने सोनोग्राफी कराई है। जब उसे पता चला कि उसके पेट में लड़का नहीं लड़की है तो उसने आयशा पर बहुत चिल्लाया था और उसको मारा भी था। कौन हो तुम और ये क्या बातें कर रही हो? संतोष ने धीरे से कहा डरते हुए। अरे तुझे लड़का चाहिए ना, पर तू डर मत, तुझे अगली बार हो जाएगा। पर मैं तुझे एक राज की बात बताऊं, तेरे होने वाली लड़की आखिरी और पहली बच्ची होगी, इसके बाद आयशा कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। ये क्या बकवास कर रही हो? संतोष ने गुस्से में कहा। मैं मजाक नहीं, सच कह रही हूँ। तूने कितनी पूजा, कितनी मन्नतें, कितनी दवाइयाँ खिलाई थी लड़का होने के लिए, पर क्या फ़ायदा हुआ उन सब का? अब तो लड़की होने वाली है ना। संतोष उस औरत की बातें सुनकर पसीने से भीग जाता है और सोचने लगता है, मेरे इस बारे में इसको इतना कुछ कैसे पता? संतोष घबरा जाता है और झटके से जिप्सी के नीचे से निकलता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। संतोष को जिप्सी के नीचे से निकलते देख तेज बहादुर कहता है, क्या हुआ, जिप्सी ठीक हुई क्या? संतोष कुछ भी नहीं कह पाता, उसके हाथ पैर कप कपा रहे थे और उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। अरे ये तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? वो भैया, संतोष हकलाते हुए कहता है। क्या वो साफ कहेगा, कहना क्या चाहता है? भैया वो मैंने गाड़ी के नीचे से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनी है। क्या बात कर रहा है? हाँ भैया रुक, मैं अभी देखता हूँ। इतना कहकर तेज बहादुर जिप्सी के नीचे देखने लगता है, पर उसे कोई भी औरत नहीं दिखाई देती। वो जिप्सी के दाएं बाएं दोनों तरफ देखता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। कुछ भी तो नहीं है जिप्सी के नीचे, तेज बहादुर ने जिप्सी के नीचे आजू बाजू देखते हुए कहा। तभी उसे एक फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है। क्या देख रहा है जिप्सी के नीचे सरपंच? तेज बहादुर को यह कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। कौन? अरे मैं, जिसे तुमने मुक्ति दिलाई थी, कुतरिया। तेज बहादुर उस औरत की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है। आयशा बैठे बैठे मेघ के दरवाजे को देख रही थी। तभी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दरवाज़ा हिल रहा हो। तभी वो रुद्र की माँ से कहती है, दीदी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दरवाज़ा हिल रहा हो? रुद्र की माँ दरवाजे को देखने लगती है और दरवाज़ा देखकर वो भी घबरा जाती है। मेघ का दरवाज़ा हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई जोर जोर से अंदर से हिला रहा हो। दरवाज़ा हिलने की आवाज़ तेज होती है और सबको सुनाई देने लगती है। आयशा, रुद्र की माँ और रुद्र के दादा घबरा जाते हैं और जिप्सी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। ये जी, ये दरवाज़ा कैसे हिल रहा है? रुद्र की माँ ने तेज बहादुर से कहा। तुम घबराओ मत लता, कुछ नहीं होगा। तभी उसे एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है, दरवाज़ा खोल सरपंच, दरवाज़ा खोल। सभी लोग वो आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं। आयशा डरते हुए कहती है, ये आवाज़ कहाँ से आती है दीदी? यहाँ से आती है कुतरी, दरवाज़ा खोल। दरवाजे के अंदर से आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर सब लोग डर जाते हैं और सभी लोग आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। दरवाज़ा खोल बांडिया, सरपंच कुतरिया, आप लोग डरो मत, वो मेरे गांव के अंदर कैद हैं। संतोष तू जिप्सी चालू कर।
और आप लोग अंदर बैठो, तेज बहादुर ने कहा। आयशा, रुद्र की माँ, रुद्र के दादा जिप्सी के अंदर जाकर बैठने लगते हैं। सब मरोगे सरपंच, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ कैद रखकर कुछ नहीं कर पाऊंगी? तू जानता नहीं है मेरी शक्तियों की ताकत कितनी है। सब मरोगे देखना। तूने मुझे मुक्ति दिलाई थी ना, अब तुझे मैं मुक्ति दिलाऊंगी। इस अमावस्या की रात मरेगा तू, देख लेना, ये वादा है मेरा। रामचादी, तू मुझे मारेगी? भूल गई कैसे तड़पा तड़पक कर जलाया था तुझे मैंने पूरे मेरे गांव वालों के सामने? तेज बहादुर ने दरवाजे पर लात मारते हुए कहा। हरामजादा कुतरिया, तू मरेगा इस अमावस्या की रात। दरवाजे के अंदर से आवाज आती है। ए जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं दरवाजे के पास? जिप्सी के अंदर आइए ना। रुद्र की माँ की आवाज़ आती है जिप्सी के अंदर से। हाँ आता हूँ, तेज बहादुर ने जिप्सी की तरफ जाते हुए कहा। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। इतना कहते हुए संतोष जिप्सी के अंदर चाबी लगाता है और जिप्सी चालू हो जाती और वो लोग मेघ दरवाजे से चले जाते हैं। उस रात हम लोगों में से किसी को भी नींद नहीं आई थी। हम लोग मेघ गांव से घर तो पहुंच गए थे, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आई थी। और तुम्हारे चाचा परेशान थे कि उस औरत को हमारी सोनोग्राफी के बारे में कैसे पता चला। उस औरत ने सही कहा था कि स्वाति के बाद मुझे कोई बच्चा नहीं होगा और कोई बच्चा नहीं होगा। जैसा उसने कहा था कि अमावस्या की रात वो तेरे पापा को मार देगी, और अमावस्या की रात ठीक उसने ऐसा ही किया। पता नहीं उसने ऐसा किया कैसे। और अगली सुबह हमें जेठ जी की लाश उस तालाब में मिली। उनको मारकर किसी ने उनकी नाभि गायब कर दी और उसकी आंखें भी ठीक वैसी थी जैसे किसी ने अपनी दोनों उंगलियां घुसा दी हो। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बेरहमी के साथ उनको किसने मारा था। और हैरानी की बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला था कि उनकी मौत रात के 2 बजे हुई थी। आखिर जेठ जी रात के 2 बजे जंगल के तालाब के पास क्या करने गए थे? और जिस रात जेठ जी मरे थे उसी रात तुम्हारे दादाजी को लगवा हुआ था। पता नहीं ये हुआ कैसे था। हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो औरत मेघ गांव के अंदर कैद है तो उन्होंने जेठ जी को मारा कैसे? क्या उसके पास इतनी काली शक्तियाँ हैं कि वो बिना बाहर निकले ही किसी को भी मार सकती है? मतलब आपका कहना ये है कि उस भिखारी को भी उसने मारा है जो मेघ गांव के अंदर कैद है? तन्वी ने कहा। हाँ, पर वो औरत की आत्मा भिखारी को क्यों मारना चाहती थी? पता नहीं, हो सकता है उस औरत की आत्मा और गौरी का कोई ताल्लुक हो। समीर ने कहा। हाँ, ये हो सकता है, पर गौरी और उस औरत की आत्मा का क्या कनेक्शन हो सकता है? अर्जुन ने कहा। यह तो तभी पता चलेगा जब गौरी मिलेगी। रुद्र ने कहा। पर यह गौरी है कहाँ? जिंदा भी है या मर गई? पीयूष ने कहा। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले एपिसोड में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।